हाँ जी, नमस्कार आप सभी को। आप सभी का स्वागत है अपने इस YouTube चैनल एडुरोही पर। मैं आपका अपना विजय भारत आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता है, करंट अफेयर्स से रिलेटेड हमारी सुप्रभात सीरीज चल रही है, जिसमें हम डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस किया करते हैं विद एमसीक्यूज। आज 1 अप्रैल के दिन आप सभी का स्वागत है। चलिए जी, पहली न्यूज की तरफ हम चलते हैं। एनआईटीसी, एनआईटीसी यानी कि एनआईटी कालीकट। तो एनआईटी कालीकट के असिस्टेंट प्रोफेसर ने ट्रांसलेशन के लिए पैन अमेरिका का साहित्यिक अनुदान जीता है और इनका नाम क्या है? वृंदा वर्मा। वृंदा वर्मा जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं ह्यूमैनिटीज आर्ट एंड सोशल साइंस एनआईटी कालीकट में। उन्होंने ये पैन अमेरिका साहित्यिक अनुदान प्राप्त किया है, इसके लिए इन्हें चुना गया है। तो क्या रहा, इन्होंने क्या ट्रांसलेशन किया है, ऐसा क्या ट्रांसलेट किया है? तो एक उपन्यास का नाम है अलिंगम। अलिंगम उपन्यास को इन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। ये अलिंगम मूल रूप से मलयालम भाषा में लिखा गया एक उपन्यास है, जिसे किसके द्वारा लिखा गया है? एस गिरीश कुमार के द्वारा लिखा गया है मलयालम भाषा में। और इस उपन्यास में ओचीरा वेल्लुकुट्टी के जीवन के बारे में बताया गया है, जो कि एक मुख्य नाटककार थे। तो उनके जीवन पर आधारित ये उपन्यास है, जिसे गिरीश कुमार ने मलयालम भाषा में लिखा। उस मलयालम भाषा में लिखे गए उपन्यास अलिंगम को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है वृंदा वर्मा ने, जो कि एनआईटी कालीकट में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। इसी के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया। और ये जो पुरस्कार है कितने डॉलर का है? $4000 का है। और ये $4000 की राशि जो है वो 29 अप्रैल को न्यूयॉर्क में एक कार्यक्रम में इनको प्रदान की जाएगी। ठीक है, तो ये है इनसे संबंधित न्यूज। तो अब हम बात कर रहे थे संयुक्त राज्य अमेरिका के बारे में, है ना। अभी अमेरिका से संबंधित बात हुई। अभी जो उनको ये पुरस्कार मिलेगा न्यूयॉर्क में मिलेगा, अमेरिका में। तो अमेरिका के बारे में एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं, इसके बारे में बताने का प्रयास करेंगे। भारतीय संविधान में सन्निहित रिक्त स्थान को संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। जल्दी से बताने का प्रयास करेंगे, कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा? The dash embodied in the Indian Constitution has been adopted from the United States Constitution। तो जिन्होंने इसमें ऑप्शन ए टिक किया होगा उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकारों की अवधारणा है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। बाकी जो ऑप्शन में दिए गए हैं उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। कानून के शासन की अवधारणा यानी कि विधि द्वारा जो शासन होना चाहिए, ये कहां से लिया गया है? ये इंग्लैंड के संविधान से ये प्रेरित है, विधि का शासन। जब आपसे ये पूछा जाए कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा कहां से ली गई है, तो वो आएगा जापान उसमें। ठीक है ना, जापान लिख देना है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से ली गई है, विधि का शासन वो लिया गया है इंग्लैंड से। अब बात कर लेते हैं केंद्र और राज्य संबंधों की जो अवधारणा है वो किसके संविधान से ली गई है? तो वो कनाडा के संविधान से लिया गया है, कनाडा के संविधान से। ठीक है, इस प्रकार ये बिंदु जो है आपको ध्यान में रखने हैं। और फोर्थ पॉइंट जो लिखा है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो आप कहेंगे आयरलैंड के सिद्धांत से, आयरलैंड के संविधान से ये प्रेरित है। ठीक है, और जैसे कि आपको पता है लिखित रूप में भारतीय संविधान बहुत बड़ा संविधान है, सबसे अधिक लंबा संविधान है हमारा भारत का, क्योंकि हमने बहुत सारे देशों के संविधानों से अलग अलग जो बातें मुख्य हो सकती हैं उनको हमने ऐड किया हुआ है ना। तो इस प्रकार ये हमारा पहली न्यूज से संबंधित एक अलग क्वेश्चन भी हुआ। अब हम दूसरी न्यूज की तरफ चलते हैं। हमारे भारत के राष्ट्रपति श्रीमती
द्रौपदी मुर्मू ने लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया। इससे पहले जो हमने न्यूज कवर की थी, ठीक है, 31 मार्च को, यानी आज तो 1 अप्रैल है, तो मैंने आपको बताया था उस न्यूज में कि 4 महान विभूतियों को मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया और एक बचे हुए हैं जो जीवित हैं, उनको 31 मार्च को दिया जाएगा, यानी कि कल इनको दिया गया था, है ना। तो ये कौन है? लाल कृष्ण आडवाणी। अभी आपको फोटो भी दिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो इसमें जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो यहाँ पर बैठे दिखाई दे रहे हैं और ये हमारी राष्ट्रपति जी हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, और बीच में बैठे हुए हैं लाल कृष्ण आडवाणी, जो कि एक अच्छे राजनेता रहे हैं बीजेपी के। अब इस फोटो को लेकर भी क्या है, अलग अलग कयास लगाए जा रहे हैं। विपक्ष जो है वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी खड़े भी हो सकते थे, इन्होंने हमारे राष्ट्रपति जी का अपमान किया है। अब जो प्रोटोकॉल्स होते हैं उनके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है, तो आप इसके बारे में भी थोड़ी सर्च कर लेना बातें। चलो, अब यहां पर प्राइम मिनिस्टर ने जो ये लाल कृष्ण आडवाणी के साथ बैठकर फोटो खिंचाई है, ये विवादों में घिरी हुई है। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं लाल कृष्ण आडवाणी के बारे में। ये हमारे भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं और भाजपा के एक दिग्गज नेता भी हैं। इनको 31 मार्च को, यानी कि कल, दिल्ली में उनके ही आवास पर भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इस समारोह में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी रहे, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, होम मिनिस्टर अमित शाह और बाकी जो आडवाणी जी के गृहस्थी जो परिवार के लोग थे वो वहां पर उपस्थित रहे, ऐसी न्यूज मिली है राष्ट्रपति भवन से। और बाकी जो ऑप्शन में मैंने आपको कल बताया भी था, यानी पिछली न्यूज में जब हमने 31 मार्च को ये करंट अफेयर की क्लास ली थी उसमें बताया था, ठीक है ना। उससे पहले दिन 4 महान विभूतियों को पुरस्कार से सम्मानित किया गया, भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जैसे पीवी नरसिम्हा राव की बात करते हैं, ये हमारे पूर्व प्रधानमंत्री रहे और जो भारत रत्न इनको दिया गया था तो वो ग्रहण किसने किया था? इनके सुपुत्र पीवी प्रभाकर राव ने। और दूसरा मैंने आपको बताया भी था चौधरी चरण सिंह, और चौधरी चरण सिंह को मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और ये पुरस्कार किसने प्राप्त किया, किसने ग्रहण किया था? तो उनके पुत्र श्री जयंत चौधरी जी ने। फिर मैंने आपको एम एस स्वामीनाथन के बारे में बताया था, इनको भी मरणोपरांत स्वामीनाथन, इनको भी मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और ये पुरस्कार किसने प्राप्त किया था? इनकी सुपुत्री, यहाँ पर फोटो में भी देख पा रहे होंगे आप, डॉक्टर नित्या राय। और एक नाम और बताया था आपको, कर्पूरी ठाकुर। कर्पूरी ठाकुर को भी मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और ये जो है पुरस्कार किसने प्राप्त किया? इनके सुपुत्र रामनाथ ठाकुर जी ने। ठीक है, इस प्रकार आपको ये बिंदु ध्यान में रखने हैं। चलिए जी, अब भारत रत्न से कुछ क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं, 2 क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं है। तो पहला क्वेश्चन जो आपको दिखाई दे रहा है बताने का प्रयास करेंगे, भारत रत्न पुरस्कार देने की परंपरा कब शुरू हुई थी? आपको ये बताना है। कौन सा ऑप्शन इसमें से ठीक रहेगा, जल्दी से बताने का प्रयास करेंगे। भारत रत्न पुरस्कार देने की परंपरा 2 जनवरी 1954 को शुरू हुई थी। ठीक है, तो जिन्होंने डी ऑप्शन टिक किया होगा उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। 2 जनवरी 1954 को भारत रत्न पुरस्कार देने की परंपरा शुरू हुई। और ये परंपरा किसने शुरू की थी? उस समय जो हमारे भारत के राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने ये परंपरा शुरू की थी। ठीक है ना, तो इस प्रकार आपको ये बिंदु ध्यान में रखने हैं।
और भारत रत्न पुरस्कार नागरिक सम्मान में से सबसे सर्वोच्च सम्मान है ये, ठीक है, सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। और बाकियों की जब हम बात करते हैं इसके बाद में कौन सा आता है, तो फिर आता है पद्म विभूषण। तो यहां पर अगर लिखना चाहें तो अगर आपको बता भी देते हैं, पद्म विभूषण ये दूसरे नंबर का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। फिर आता है पद्म भूषण और ये तीसरे नंबर का हुआ, और चौथे नंबर का आता है पद्मश्री। इस प्रकार आपको ये बिंदु ध्यान में रखने हैं, ठीक है जी। चलो ये तो हुई बहुत अच्छी बात। जब हम बाकी ऑप्शन के बारे में भी देख लेते हैं, जैसे कि 28 जनवरी 1950 इस दिन क्या खास हुआ था, अगर आपको ध्यान में हो तो इस दिन सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन हुआ था। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन कब हुआ, 28 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान के तहत इसका उद्घाटन हुआ। 17 अप्रैल 1952 की जब बात करते हैं तो प्रथम लोकसभा का गठन हुआ, प्रथम लोकसभा का गठन। आपको पता है ना, पहले आम चुनाव अक्टूबर 1951 से लेकर फरवरी 1952 तक चले थे, और फिर प्रथम लोकसभा का गठन 17 अप्रैल 1952 को हुआ। और इस प्रथम लोकसभा का प्रथम सत्र 13 मई 1952 को शुरू हुआ है ना, प्रथम सत्र शुरू। और उस समय जब बात करें पहली लोकसभा के अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, तो नाम क्या आता है, जीवी मावलंकर, है ना। तो ये अध्यक्ष रहे थे पहली लोकसभा के। चलो जी बहुत ही बढ़िया, जिन्होंने ठीक ऑप्शन टिक किया था उनका बिल्कुल ठीक है। अब बताइएगा जरा, भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले विदेशी नागरिक कौन थे, तो इसके बारे में आपको बताना है। पहले विदेशी नागरिक कौन थे जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हालांकि ऐसा कोई लिखित हमारे पास प्रमाण नहीं है कि भारत रत्न पुरस्कार उसी को दिया जाए जो भारत में जन्मा हो, ठीक है ना। इसका प्रमाण आप देख भी सकते हैं, क्योंकि विदेशी जो लोग हैं उनको भी भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो जिन्होंने इसमें ऑप्शन टिक किया होगा, ऑप्शन ए उनका बिल्कुल ठीक रहेगा, खान अब्दुल गफ्फार खान। ये एक पाकिस्तानी नेता थे, पाकिस्तानी नेता जिनको कब दिया गया, 1987 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उसके बाद में एक विदेशी और थे जिनको भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया, उनका नाम क्या था, नेल्सन मंडेला। और ये नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति रहे। इनको भारत रत्न पुरस्कार से 1990 में सम्मानित किया गया। भूपेन हजारिका के बारे में आप जानते ही होंगे। भूपेन हजारिका को 2019 में सम्मानित किया गया था भारत रत्न से। भूपेन हजारिका, इनको मरणोपरांत यानी कि इनकी मृत्यु के पश्चात भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 2019 में, ठीक है। और ये एक संगीतकार थे और फिल्म निर्देशन किया करते थे। जब हम बात करते हैं मदर टेरेसा के बारे में, हालांकि मदर टेरेसा का जन्म भारत में तो नहीं हुआ, लेकिन इन्होंने क्या है, इन्होंने भारत की नागरिकता हासिल कर ली थी। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, विदेशी नागरिक कौन थे जिनको भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जिन्होंने नागरिकता हासिल कर ली वो तो अब क्या है, भारत के नागरिक हो गए ना। तो इस प्रकार से आपको क्या है, इस द्वंद्व में फंसना नहीं है, बिल्कुल आराम से ठीक करते चले जाना है। हालांकि खान अब्दुल गफ्फार खान से पहले इनको सम्मानित किया गया था, 7 साल पहले 1980 में सम्मानित किया गया मदर टेरेसा को, लेकिन इन्होंने नागरिकता ग्रहण कर ली थी भारत की। तो इस प्रकार आपको ध्यान में रखना है। तो इसमें क्या है, गलती नहीं होनी चाहिए आपकी बिल्कुल भी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट न्यूज की ओर। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कोई भी ऑफिशियल इवेंट्स जो होता है, उस इवेंट्स के दौरान जो रेड कारपेट्स बिछाए जाते हैं ना, उन रेड कारपेट्स बिछाए जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। क्यों लगाया है प्रतिबंध, तो कारण बताया है कि मान के चलो कि हमारा देश
एक समस्या से जूझ रहा है अर्थव्यवस्था से संबंधित, तो फिजूल खर्चे हम क्यों करें? तो इसी वजह से बेफिजूली खर्चा करना अच्छा नहीं है, और इसीलिए फिर क्या है, हमें पैसा बचाना है। जब छोटे मोटे खर्चे हम कम करेंगे तभी तो अपने देश को आगे ला सकते हैं। बात भी सही है, ठीक है ना? वो कंडीशन के हिसाब से निर्णय लिया है, अच्छा निर्णय है। तो जो भी सरकारी कार्यक्रम हो, चाहे कोई मंत्री आ रहा हो, कोई वरिष्ठ अधिकारी अगर वहां पर कोई विजिट करता है, तो रेड कारपेट नहीं बिछाई जाएगी, ठीक है ना? आज के बाद ऐसा। अब ये बता दीजिए, प्रधानमंत्री के बारे में तो आपको पता लग ही गया कि पाकिस्तान के वर्तमान में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ हैं। तो पाकिस्तान के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? जब से अभी वर्तमान के राष्ट्रपति बने हैं, तब से भारत के साथ में जो संबंध है वो सुधारने पर जोर दिया जा रहा है इनके द्वारा। इससे 2-3 दिन पहले भी हमने एक न्यूज को कवर किया था, आपको ध्यान में हो, है ना? तो इस प्रकार जल्दी से बताने का प्रयास करेंगे इसमें से कौन सा ठीक रहेगा, जल्दी जल्दी। तो जिन्होंने इसमें ऑप्शन टिक किया होगा ना, बी ऑप्शन, आसिफ अली जरदारी, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। आसिफ अली जरदारी से पहले कौन हुआ करते थे राष्ट्रपति? तो नाम आता है आरिफ अलवी। आरिफ अलवी का स्थान लिया है इन्होंने, और आरिफ अलवी का 5 साल का टाइम पीरियड पूरा हो गया। जब हम नए राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी के बारे में बात करते हैं, तो इनका राष्ट्रपति के रूप में दूसरा कार्यकाल है। राष्ट्रपति के रूप में ये दूसरी बार आए हैं। तो इससे पहले भी राष्ट्रपति रहे थे, और पहला इन्होंने टाइम कब से कब तक निकाला था? 2008 से 2013 तक ये राष्ट्रपति के रूप में रहे थे, और ये इनका जो टाइम पीरियड था वो 11वें राष्ट्रपति के रूप में था। अब ये फिर दोबारा से आए हैं 2024 में, और 2024 से अभी कंटिन्यू है, तो ये 14वें राष्ट्रपति के रूप में अभी कार्यरत हैं, ठीक है ना? जब हम इनके बारे में बात करते हैं, वैसे तो ये बिजनेसमैन है, और राजनेता कैसे बने तो उसके पीछे की अलग कहानी है, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है भी नहीं, ठीक है? जब आपने पाकिस्तान की पूर्व पीएम के बारे में सुना होगा, जिनका नाम था बेनजीर भुट्टो, बेनजीर भुट्टो, इनकी हत्या कर दी गई थी ना। ये पूर्व प्रधानमंत्री थी पाकिस्तान में, 2007 में इनकी हत्या कर दी गई थी। तो इनके पति हैं ये आसिफ अली जरदारी। और एक नाम आपने और सुना होगा, पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री हुआ करते थे बिलावल भुट्टो, बिलावल भुट्टो, इनके पिता हैं ये, बिलावल भुट्टो के पिता और बेनजीर भुट्टो के पति, ठीक है ना? इन्होंने अपने प्रतिद्वंदी महमूद खान अचकजई को हराया था 136 वोटों से। और वर्तमान में मोहम्मद शहबाज शरीफ कौन है? ये वहां के प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने निर्णय लिया है ये। चलिए जी, लियाकत अली खान सबसे पहले वहां के प्रधानमंत्री थे। चलो जी, अब हम नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं। संतोष कुमार झा कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन के नए सीएमडी होंगे। ऑल इंडिया रेलवे ट्रैफिक सर्विस ऑफिसर्स ऑफ 1992 बैच, ये 1992 बैच के अधिकारी हैं, और इनको 28 साल का एक्सपीरियंस है ऑपरेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग एंड बिजनेस डेवलपमेंट का। तो ये बहुत अच्छी बात है। अभी इनको ये कार्यभार सौंपा जाएगा, ठीक है? आईआरटीएस ऑफिसर रह चुके हैं 1992 बैच के। आईआरटीएस की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस। और अब ये चार्ज संभालेंगे कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड का एज ए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर, आज से ही, यानी कि 1 अप्रैल से। आज 1 अप्रैल है, 1 अप्रैल से ये संभालेंगे, ठीक है ना? तो इस प्रकार ये बिंदु आपको ध्यान में रखने हैं। और इन्होंने एमएससी की हुई है जियोलॉजी से, लखनऊ यूनिवर्सिटी से, एमबीए की हुई है मार्केटिंग में, ठीक है ना? संस्थान के नाम लिखे हुए हैं, कहां से इन्होंने क्या किया हुआ है। तो अब इसके बारे में बताने का प्रयास करेंगे। कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? तो इसमें से जल्दी बता देंगे।
कौन सा ऑप्शन इसमें से ठीक रहेगा? कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड कोंकण रेलवे का संचालन करता है। कोंकण रेलवे का संचालन करने के लिए इसकी स्थापना हुई थी 1990 में, ठीक है। और कोंकण रेलवे जो है वो एक क्या है, वो एक ब्रॉडगेज है। ब्रॉडगेज ब्रॉडगेज के बारे में तो आपको पता ही है, रेल गेज ब्रॉडगेज है ना, इस प्रकार स्टैंडर्ड गेज मीटर गेज वो तो आपने सुना ही होगा। तो मान के चलो चलो ब्रॉडगेज के बारे में अगर बोला भी जाए, कोंकण रेलवे ब्रॉडगेज है। ब्रॉडगेज को वाइड गेज भी बोल दिया जाता है या फिर लार्ज लाइन बोल दिया जाता है ना, लार्ज लाइन। इस रेलवे गेज में दो पटरियों के बीच की दूरी जो होती है वो 1676 mm की होती है, यानी कि 5 फीट 6 इंच। दो पटरियों के बीच में 5 फुट 6 इंच की दूरी होती है बस, ठीक है ना, उसे कहते हैं ब्रॉड गेज। तो बाकी जब हम बात कर रहे होते हैं इनसे संबंधित कोंकण रेलवे के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। कोंकण रेलवे जो है वो भारत की वाणिज्यिक राजधानी मुंबई से लेकर मैंगलोर के बीच में चलती है। मुंबई से लेकर मैंगलोर। और ये जो कोंकण रेलवे लाइन है कितने किलोमीटर लंबी है? 741 किलोमीटर है। और 741 किलोमीटर लंबी लाइन कौन कौन से राज्यों को जोड़ती है? तो एक तो हो ही गया महाराष्ट्र, आपको पता लग गया, वहां की राजधानी से तो चलती है ये, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। तो महाराष्ट्र से होते हुए गोवा और फिर ये कर्नाटक जो है, इन राज्यों को ये आपस में जोड़ती है ये रेलवे। इस रेलवे का संचालन कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा किया जाता है। और इस कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पे है, आप बता सकते हैं क्या? मुख्यालय, तो इसका मुख्यालय नवी मुंबई के एक क्षेत्र है बेलापुर। नई मुंबई के बेलापुर में इसका मुख्यालय बना हुआ है, ठीक है ना। इस प्रकार आपको ये बिंदु ध्यान में रखना है। अब जब बात करते हैं पहली यात्री ट्रेन, यानी कि कोंकण रेलवे ट्रैक जो है ना, ये बना हुआ है कोंकण रेलवे ट्रैक। इस ट्रैक पे पहली यात्री ट्रेन कब चली थी? तो 20 मार्च 1993 को चली थी। और वो कहां से कहां तक चली थी? उडुपी से मैंगलोर के बीच में चली थी पहली ट्रेन। और 26 जनवरी 1998 को गणतंत्र दिवस पर पूर्ण ट्रैक पर पहली ट्रेन को झंडी दिखलाकर रवाना किया गया था, 26 जनवरी 1998। तो इस प्रकार आपको ये बिंदु ध्यान में रखने हैं। और वैसे भारत में रेलवे का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड डलहौजी। डलहौजी, इसी डलहौजी के समय में रेलवे लाइन बिछाई गई थी मुंबई से थाने। और इस डलहौजी को किसके लिए जाना जाता है? व्यक्तिगत के सिद्धांत के लिए, है ना। और जब बात करते हैं इसका टाइम पीरियड कब से कब तक रहा, तो 1848 से लेकर 1856 तक इस डलहौजी का टाइम पीरियड रहा। इसने व्यक्तिगत के सिद्धांत के तहत बहुत से राज्यों को हड़प्पा, यानी कि हड़प नीति लेकर आया था। ये हड़प नीति के लिए किसे जाना जाता है? तो इसी डलहौजी को जाना जाता है। और इसी को ही रेलवे का श्रेय दिया जाता है कि भारत में रेलवे की शुरुआत किसने चलाई, ठीक है। तो अब जैसे कि कुछ न्यूज हमने कवर की है आज 1 अप्रैल के दिन। अब 1 अप्रैल को कुछ खास क्या हुआ था इतिहास में, तो वो थोड़ा सा जान लेते हैं। हम डेली ऐसे ही कवर किया करेंगे, पहले 2-4 न्यूज कवर कर लिया करेंगे और फिर बाद में, जैसे आज 1 अप्रैल है तो आज के दिन का इतिहास जानेंगे कि आज के दिन क्या हुआ था। घटनाएं तो बहुत हुई हैं, लेकिन हम जो इंपॉर्टेंट है वही जानेंगे, ज्यादा हमें आवश्यकता है नहीं, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है। अब पहली न्यूज जो है, यानी कि 1 अप्रैल 1 अप्रैल 1936। 1 अप्रैल 1936 को क्या मनाया, क्या हुआ था? ओडिशा स्वतंत्र प्रांत बनाया गया। स्वतंत्र प्रांत बनाया गया। आज 1 अप्रैल है, आज ओडिशा स्थापना दिवस है।
ओडिशा स्थापना दिवस। तो सभी ओडिशा राज्यवासियों को ओडिशा स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, तो थोड़ा सा इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। ओडिशा भारत का ही एक प्रांत है जो भारत के पूर्वी तट पर बसा हुआ है। इस मैप में आप देख पा रहे होंगे, ये जो मैप है ये मैप ऑफ इंडिया एक वेबसाइट है, वहां से लिया गया है, तो उनका ही ये है। ठीक है ना। तो ओडिशा भारत का वो प्रांत है जो भारत के पूर्वी तट पर बसा हुआ है। मान के चलो यहाँ पर ये मान लीजिए ये आपका उड़ीसा है। वैसे इसका नाम उड़ीसा तो हम लिखने में बोल देते हैं, ऐसा लिखा जाता है ये ओडिशा। ठीक है ना, ओडिशा। तो इसके जब हम बात करते हैं उत्तर में कौन सा पड़ता है, यहाँ पे है झारखंड। ये देख पा रहे होंगे आप, ये झारखंड है उत्तर में। और उत्तर पूर्व में पश्चिम बंगाल, ये देखो पश्चिम बंगाल की बाउंड्री रही। और दक्षिण में देखेंगे तो ये आंध्र प्रदेश रहा। और जब आप इधर देखेंगे पश्चिम में तो ये छत्तीसगढ़ रहा। ठीक है, तो इस प्रकार। और बिल्कुल पूर्व में देखेंगे तो ये बंगाल की खाड़ी है, ये है ना, पूर्व में बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ है। तो आज के दिन ही यानी कि 1 अप्रैल 1936 को ओडिशा को स्वतंत्र प्रांत बनाया गया था। स्वतंत्रता के बाद ओडिशा तथा इसके आसपास की रियासतें जो थी उन्होंने भारत सरकार को अपनी सत्ता सौंप दी थी। ठीक है, और इन्होंने विलय से संबंधित आदेश पर 1949 के अंतर्गत साइन कर दिए थे। ये बात है लगभग जनवरी 1949। तो जनवरी 1949 में ओडिशा की सभी रियासतों का संपूर्ण रूप से विलय हो गया ओडिशा राज्य में। अब जब हम बात करते हैं इस ओडिशा के बारे में, इसको कभी प्राचीन समय में उत्कल भी कहा जाता था और उससे भी प्राचीन समय में कलिंग, आपने नाम सुना होगा, है ना, कलिंग। तो ये ओडिशा की जो भूमि है वो भगवान जगन्नाथ की भूमि के लिए प्रसिद्ध है। भगवान जगन्नाथ ओडिशा के सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक जीवन से बहुत गहरे जुड़े हुए हैं। और अलग अलग समय में ओडिशा के लोगों पर जैन धर्म का भी प्रभाव देखने को मिला, इस्लाम का भी देखने को मिला और ईसाइयत का भी प्रभाव हमें यहाँ पर देखने को मिला। ठीक है, जब हम इस ओडिशा राज्य की बात करते हैं तो यहाँ पर इसके उत्तर में देखेंगे तो छोटा नागपुर का पठार है। ठीक है, जो कि कम उपजाऊ है। लेकिन दक्षिण में जब जाएंगे तो वहां पर आपको महानदी, ब्राह्मणी नदी, कालिंदी नदी, बैतरणी नदी वाले मैदान दिखेंगे जो कि अधिक उपजाऊ है। उत्तर में पठार की वजह से कम उपजाऊ है और दक्षिण में नदियों की वजह से ज्यादा उपजाऊ है। और ये पूरा का पूरा क्षेत्र मुख्य रूप से चावल के लिए प्रसिद्ध है। चावल सबसे ज्यादा यहाँ पर होता है। अब इसके बारे में बताने का प्रयास करेंगे जरा। अभी हमने एक शब्द यूज किया था कलिंग। ओडिशा को प्राचीन समय में कलिंग कहा जाता था, यानी कि इसके आसपास का जो एरिया था वो कभी कलिंग के नाम से जाना जाता था। जब आप हिस्ट्री पढ़ते हैं यानी कि प्राचीन इतिहास पढ़ते हैं तो उसमें मौर्य वंश की बात करते हैं। मौर्य वंश के एक तीसरे राजा हुए थे जो सम्राट अशोक के नाम से प्रसिद्ध हुए। सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के कितने वर्ष बाद कलिंग पर विजय प्राप्त की थी, आपसे वो पूछा गया है, बता देंगे। साथ में हिस्ट्री का भी क्वेश्चन हो गया और, है ना, इस प्रकार। तो जिन्होंने सी ऑप्शन टिक किया होगा उनका बिल्कुल ठीक है। 8 साल के बाद। हमारे पास 4 ऑप्शन है, इनमें से चूज करना था। सम्राट अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ था? 269 बीसी यानी कि 269 ईसा पूर्व में राज्याभिषेक हुआ। और इसके 8 साल बाद 261 ईसा पूर्व में सम्राट अशोक ने कलिंग पर विजय पाई। और उस समय कलिंग की राजधानी क्या हुआ करती थी? तोसली। ठीक है, तो मुख्य उद्देश्य क्या था वहां पर आक्रमण करने का? तो वहां पर हाथी बहुतायत मात्रा में पाए जाते थे, तो हाथियों को जीतना मुख्य उद्देश्य रहा। तो फिर इस कलिंग पर जीत हासिल करते हुए कलिंग को अपने साम्राज्य का हिस्सा बना लिया सम्राट अशोक ने। और कलिंग को 5वां प्रांत घोषित कर दिया, यानी कि उससे पहले 4 प्रांत सम्राट अशोक के पास थे। तो थोड़ा सा जब हम मौर्य वंश के बारे में बात करें
तो मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो नाम आता है चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे का नाम क्या था? बिंदुसार। और बिंदुसार के बेटे का नाम क्या था? सम्राट अशोक, जिनकी हम बात कर रहे हैं। इन्होंने जब कलिंग क्षेत्र को जीता तो इतना नरसंहार हुआ और बहुत सारे जो सैनिक थे उनको बंदी बनाया गया, मारकाट इतनी ज्यादा हुई कि फिर बाद में सम्राट अशोक को रियलाइज हुआ कि ये तो गलत हो गया। फिर बाद में इन्होंने क्या है, हमेशा के लिए ही प्रण ले लिया कि कभी युद्ध नहीं करेंगे और बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया फिर, ठीक है, और अहिंसा के रास्ते पर चल पड़े। इस प्रकार की कहानी थी प्राचीन समय में कभी कलिंग से संबंधित, ठीक है। और भी बड़ी बड़ी कहानियां हैं, वो तो कभी हिस्ट्री पढ़ेंगे तभी आपको समझाएंगे। अब जब बात करते हैं आज के ही इतिहास की, तो आज के इतिहास में और क्या घटनाक्रम हमें देखने को मिला, तो यहाँ पर ये आप देख पा रहे होंगे, ये आरबीआई का हेडक्वार्टर है मुंबई में, ठीक है। आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में, क्योंकि पहले तो कलकत्ता में हुआ करता था ना, बाद में इसे बदलकर मुंबई में किया गया। तो आज के इतिहास से क्या संबंधित है? आज यानी कि 1 अप्रैल 1935 के दिन ही आरबीआई की स्थापना हुई थी। आरबीआई यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई। और किसके तहत हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत, ठीक है ना। यहां पर अगर लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 को ये स्थापना हुई थी, ठीक है ना। और आरबीआई के बारे में अगर कहा जाए तो ये भारत का केंद्रीय बैंक है, जो हमारे देश के सभी बैंकों का संचालन करता है। किसी भी देश की अगर बात कर ली जाए तो हर बैंक का एक सेंट्रल बैंक होता है, केंद्रीय बैंक होता है, जो उस देश का मुख्य बैंक होता है, जिसके अंडर में उस देश के सारे बैंक काम करते हैं। जब हम बात करते हैं इस भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना से संबंधित, तो आप पहले ये बता दीजिए कि निम्नलिखित में से किस आयोग की सिफारिशों के आधार पे भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी? ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, किसके तहत हुई थी, जल्दी से बताएंगे। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, जिन्होंने लिखा होगा ना सी ऑप्शन, उनका बिल्कुल ठीक रहेगा। हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिशों की आधार पर ही आरबीआई की स्थापना हुई थी, ठीक है। इसकी स्थापना वैसे कब हुई थी? 1926 में, ठीक है ना। 1926 में भारतीय मुद्रा और वित्त पर शाही आयोग के सुझावों के आधार पर ही इसकी स्थापना हुई, ठीक है। और पहले रिजर्व बैंक का जो मुख्य कार्यालय था वो कोलकाता में था, लेकिन मैंने अभी आपको फोटो दिखाई, वो तो मुंबई का है। तो 1937 में आरबीआई के मुख्यालय को स्थानांतरित कर दिया गया मुंबई में, और उसके बाद से अभी जो मेन हेडक्वार्टर है आरबीआई का वो मुंबई में ही है, ठीक है। उस समय यह मूल रूप से प्राइवेट सेक्टर में था, लेकिन 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था, ठीक है ना। और अब उसके बाद से ये पूर्ण तरीके से भारत सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है, तो इसमें आपको किसी प्रकार की कोई भी गलती नहीं करनी है। अब आपके मन में जैसे कोई पॉइंट उठता होगा कि ये जो बाकी ऑप्शन में दिए गए हैं, जैसे बेम्बिगटन स्मिथ आयोग की बात करें या फिर मैन्सफील्ड कमीशन की बात करें, तो ये क्या है? तो इनसे संबंधित भी पॉइंट हम जान ले। मैन्सफील्ड कमीशन जो है वो कब लाया गया था? तो वो डफरिन के समय में लाया गया था, डफरिन। और डफरिन का कार्यकाल कब से कब तक रहा? तो 1884 से लेकर 1888 तक का कार्यकाल रहा डफरिन का। उसी के समय में एक मैन्सफील्ड कमीशन लाया गया जो कि मुद्रा से संबंधित था, ठीक है ना। इस प्रकार आपको बिल्कुल भी इसमें गलत नहीं करना है। साइमन कमीशन की बात करते हैं तो साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था? 1927 के एंड में। 1928 में ये भारत में आया
और उस समय कौन सा यहाँ पर अधिकारी था, तो आप कहेंगे इरविन के समय की बात है, इरविन। ठीक है, 1926 से लेकर 1931 तक का समय रहा इरविन का। इसी के समय में साइमन कमीशन भारत में आया, जिसमें 7 लोग थे, सातों के सातों ही अंग्रेज थे। मुख्य उद्देश्य क्या था, जो 1919 का भारत सरकार अधिनियम लाया गया उसकी समीक्षा करना। तो सारे ही अंग्रेज थे, कोई भारतीय था नहीं, तो वो कैसे कर सकते थे समीक्षा, और कैसे वो निष्पक्ष समीक्षा कर पाएंगे। फिर सभी ने, भारतीयों ने विरोध किया इसका, साइमन गो बैक के नारे लगाए गए। ठीक है ना, तो ये आपको पॉइंट पता ही है। और लाला लाजपत राय जो थे वो मुख्य भूमिका निभा रहे थे विरोध करने में। फिर जब अंग्रेजों ने लाठियां बरसाई तो फिर उनकी छाती पर लगी लाठियां और उनके सर पर लगी, और इसी के बाद क्या है, उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो इस प्रकार जब हम ऑप्शन ए के बारे में बात करें, बेम्बिगटन स्मिथ आयोग, ये कब लाया गया था, तो ये 1919 में लाया गया। ये भी मुद्रा से ही संबंधित था। ये कब की बात है, ये चेम्सफोर्ड के समय की बात है, चेम्सफोर्ड। ठीक है ना, चेम्सफोर्ड वही है जिसके समय में रोलेट एक्ट लाया गया था, जिसके समय के दौरान और जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, है ना। ये चेम्सफोर्ड के समय की ही सारी घटनाएं हैं। इस प्रकार जो है वो आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। 1 अप्रैल, ठीक है, इतिहास तो 1 अप्रैल का बहुत है, मतलब बहुत सी हम कहानियां 1 अप्रैल से संबंधित आपको बता सकते हैं, लेकिन इतनी फिर ज्यादा जरूरी है भी नहीं। नॉर्मल भी अगर मैं बताऊं तो फ्रांस में 1 अप्रैल को मूर्ख दिवस के रूप में मनाया जाता है, और फ्रांस में मूर्ख दिवस मनाने की शुरुआत 1 अप्रैल 1582 को हुई थी। ठीक है जी। और अगर बात करें 1869 1 अप्रैल को एक नया तलाक कानून अस्तित्व में आया था। ठीक है, 1 अप्रैल 1878 को कलकत्ता संग्रहालय को उसकी मौजूदा इमारत में जनता के लिए खोल दिया गया था। 1 अप्रैल 1882 को डाक बचत बैंक प्रणाली की शुरुआत हुई। और जैसे हिंदू का हम बात करते हैं, ये न्यूज़पेपर जो हिंदू पहले तो साप्ताहिक आया करता था, यानी कि वीकली आया करता था। 1 अप्रैल 1889 को ये अखबार दैनिक आने लगा, यानी कि डेली फिर आने लगा। ठीक है ना। और 1 अप्रैल 1912 को भारत की राजधानी को औपचारिक रूप से कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था। 1 अप्रैल 1930 का वो दिन था जब विवाह के लिए लड़कियों की न्यूनतम आयु 14 वर्ष और लड़कों की आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई थी। और बाकी तो ऐसे बहुत से पॉइंट हैं। 1 अप्रैल 1935 को इंडियन पोस्ट ऑर्डर की शुरुआत हुई थी। ठीक है ना। और 1 अप्रैल 1937 को हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति रहे हामिद अंसारी जी का जन्म हुआ था। चलो जी, ठीक है। तो 1 अप्रैल के पीछे का इतिहास बहुत है, कितने भी हम पढ़ सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। ठीक है जी। और एडुरोही ऑफिशियल ये अपना चैनल है, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। एक चैनल और भी है, एडुरोही ऑफिशियल शॉर्ट्स, जिसमें आपको शॉर्ट्स वीडियो मिला करेंगी। आप सभी का धन्यवाद। और इस क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। जब आप एडुरोही 24 सर्च करेंगे टेलीग्राम पे तो अपनी प्रोफाइल वहां पर मिलेगी। और डेली क्लास जो भी होती है आपकी, उसकी पीडीएफ आपको वहीं पर मिल जाएगी। आप हमें ट्विटर एक्स पे भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। आपको सर्च करना है एडुरोही 24। और तो और व्हाट्सएप चैनल पे भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको एडुरोही ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के मेन डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है जी। तो आप सभी का धन्यवाद। आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और खेलते रहें। हम कल मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत।